हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैटल ऑफ प्लासी की, यानी कि प्लासी के युद्ध की, और जानेंगे कि क्या महत्वपूर्ण कारण थे जिनकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। और ये भी देखेंगे कि किस तरीके से इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें बंगाल में मजबूत होती गई। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से लेकर प्लासी के युद्ध तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन किस तरीके से होता है। तो कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी से। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाल में एक व्यापारी होता है जिसका नाम होता है वास्को डी गामा। तो 15वीं शताब्दी के अंत में वो भारत की खोज कर लेता है, यानी कि यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज कर लेता है। और 20 मई 1498 को वो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचता है। और बंदरगाह पर पहुंचने के बाद में वो 3 महीने भारत में गुजारता है। और इस बीच में वो यहाँ के जो स्थानीय बाजार होते हैं वहां से कुछ रेशम का, कुछ सूती वस्त्र और कुछ मसाले वगैरह खरीद के अपने जहाज में भर के पुर्तगाल की तरफ रवाना हो जाता है और जाकर यूरोप के बाजारों में उस माल को बेच देता है। और इससे उसको भारी लाभ होता है। तो जब इस बात की खबर पुर्तगाल के दूसरे व्यापारियों को लगती है तो वो भी भारत से व्यापार करना शुरू कर देते हैं। अब जब इस बात की खबर ब्रिटेन में बैठे हुए मर्चेंट्स को लगती है तो वो भी सोचते हैं कि हम भी भारत से व्यापार करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से जो ब्रिटेन में मर्चेंट ग्रुप होता है एक, उस समय उसका नाम होता है मर्चेंट एडवेंचर्स। ये जो मर्चेंट एडवेंचर्स जो ग्रुप होता है ये एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट ऑफ इंडीज, यानी कि जिसको हम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। ये वही कंपनी होती है जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इस मर्चेंट ग्रुप के द्वारा की जाती है। और स्थापना के बाद में ये जो ब्रिटेन की रानी जो होती है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे एक चार्टर यानी कि इजाजतनामा लेते हैं पूरब से व्यापार करने का। अब इस इजाजतनामे का मतलब ये होता है कि ब्रिटेन की कोई और कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में पूरब से व्यापार करने में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती, यानी कि कोई कंपटीटर नहीं हो सकती है उसकी। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब से व्यापार करने की मोनोपोली मिल गई थी। तो इस तरीके से 1600 में चार्टर के मिलने के बाद में अपना जो ऑफिशियल वर्क होता है उसको कंप्लीट करती है ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1608 में सूरत पहुंच जाती है, सूरत के बंदरगाह पर पहुंच जाती है। और सूरत के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद में वहां ईस्ट इंडिया कंपनी एक अपने ऑफिसर से कहती है जिसका नाम होता है कैप्टन विलियम हॉकिंस, कि आप जाओ और जहांगीर जो मुगल शासक है उस समय का, उससे जाओ और परमिशन लो एक फैक्ट्री लगाने की। तो जो कैप्टन विलियम हॉकिंस होता है ये बहुत सारे तोहफे और विलायती सामान लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचता है और उससे दरख्वास्त करता है कि साहब हमको एक फैक्ट्री लगानी है सूरत में, तो वो लगाने की परमिशन दे दीजिए। तो जो जहांगीर होता है वो इनको एक फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे देता है। अब ये परमिशन मिलने के बाद में कुछ समय तक इनका व्यापार एक ही फैक्ट्री से चलता है। उसके बाद में जो ब्रिटेन का एम्परर होता है जेम्स फर्स्ट, वो एक और दूत को भेजता है जिसका नाम होता है सर थॉमस रो। तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में जाता है और फिर वही कूटनीति का प्रयोग करके जहांगीर को बहला लेते हैं और उससे परमिशन ले लेते हैं जो मुगल टेरिटरी है उसमें कहीं भी फैक्ट्री लगाने की। तो इस तरीके से जो जहांगीर होता है वो एक फरमान जारी कर देता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो मुगल टेरिटरी है उसमें कहीं भी अपनी फैक्ट्री लगा सकती है। तो इसके बाद में इन्होंने एक के बाद एक अपनी फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। और 1619 में सूरत में, और 1668 में बॉम्बे में, और 1690 में कलकत्ता में ये लोग अपनी फैक्ट्री लगा लेते हैं। अब इसके बाद में 1647 आते आते इनकी 23 फैक्ट्री पूरे देश भर में लग चुकी होती है। अब इन फैक्ट्रीज में जो स्थानीय बाजार होते हैं वहां से माल खरीद के लाया जाता है, इनके गोदामों में रखा जाता है और उसके बाद में बड़े बड़े जहाजों में भर के यूरोप के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वो अपना व्यापार बढ़ाने लगती है। और धीरे धीरे अब जरूरत पड़ती है इसको व्यापार को कोऑर्डिनेट करने के लिए, तो ये लोग अपने हेडक्वार्टर भी बनाने लगते हैं। तो किलों का निर्माण भी शुरू कर देते हैं, यानी कि जैसे कि जो बंगाल में एक किला बनाते हैं उसका नाम होता है फोर्ट विलियम। इसी तरीके से एक मद्रास में किला बनाते हैं जिसका नाम होता है सेंट जॉर्ज। और इसी तरीके से एक किला बॉम्बे में भी बनाते हैं जिसका नाम होता है बॉम्बे कैस्टल। तो इस तरीके से ये अपने किले बनाकर यहीं से अपना जो पूरा व्यापार होता है वो नियंत्रित करते हैं और पूरे देश में अपना व्यापार का जो जाल होता है वो फैला देते हैं।
और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और पूरा व्यापार चलने लगता है। तो दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी। तो आइए दोस्तों हम प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझते हैं। तो 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल बादशाह बनते हैं उनमें से कोई भी इतना शक्तिशाली मुगल बादशाह नहीं होता। और इसी क्रम में एक मुगल बादशाह होता है फारूक शेर। फारूक शेर 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले पूरे बंगाल से मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे देता है। और जब ये अनुमति देता है उस समय बंगाल का नवाब होता है मुर्शीद कुली खान। ये 1717 से लेकर 1727 तक बंगाल का नवाब रहता है। मुर्शीद कुली खान के बाद में शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बनता है। ये 1727 से लेके 1739 तक बंगाल का नवाब रहता है। शुजाउद्दीन के बाद सरफराज बंगाल का नवाब बनता है और ये 1739 से लेके 1740 तक बंगाल का नवाब रहता है। अब 1740 में एक ऐसी घटना घटती है जो बंगाल की राजनीति को बदल देती है। तो 1740 में जो बिहार का राज्यपाल होता है अलीवर्दी खान, वो 1740 में सरफराज को हराकर इसकी हत्या कर देता है और खुद बंगाल का नवाब बन जाता है। तो 1740 से लेकर 1756 तक अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब रहता है और ये काफी ताकतवर शासक होता है। इसका संघर्ष अंग्रेजों के साथ बीच बीच में चलता रहता है काफी हद तक। और जो 1740 में इसको हराने से पहले जो 2 करोड़ का नजराना ये मुगल बादशाह को भेजता है और कहता है कि आप बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो मुगल बादशाह बीच में हस्तक्षेप करता भी नहीं है और 1740 से लेकर 1756 तक ये अपना शासन खूब आराम से चलाता है। और बीच बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष भी होता रहता है क्योंकि जो मुगल बादशाह होता है उसने काफी रियायत दे रखी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए, और जिसकी वजह से जो बंगाल का राजस्व होता है उसमें काफी घाटा होता है। इसीलिए अलीवर्दी खान का संघर्ष चल रहा होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और 1756 में जब अलीवर्दी खान की मृत्यु होती है तब प्रश्न खड़ा हो जाता है कि अब नया शासक कौन होगा, नया नवाब कौन बनेगा, क्योंकि अलीवर्दी खान की 3 बेटियां ही होती हैं, उसका कोई पुत्र नहीं होता है। तो अलीवर्दी खान अपनी एक जो सबसे छोटी बेटी होती है उसका एक पुत्र होता है सिराजुद्दौला, जिसका विवाह पटना से हुआ होता है। तो जो अपनी पटना वाली बेटी होती है उसको उसके जो पुत्र होता है यानी अपने नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का उत्तराधिकारी चुनता है अलीवर्दी खान। इसकी वजह से इसकी बाकी दोनों बेटियां होती हैं वो काफी नाराज रहती हैं और आंतरिक षड्यंत्र करती रहती हैं सिराजुद्दौला के खिलाफ। अब ये एक वीक पॉइंट होता है सिराजुद्दौला का जो अंग्रेजों के नजर में भी आ जाता है। वो इस आंतरिक संघर्ष को भांप लेते हैं और जिसका नतीजा बाद में सिराजुद्दौला को काफी भुगतना भी पड़ता है। तो 1756 में जो सिराजुद्दौला होता है वो बंगाल का नवाब बन जाता है। और जब ये सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बनता है तो 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनते ही एक आदेश जारी करता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बंगाल में और जो फ्रांसीसी कंपनी है वो अपना जो व्यापार है वो अगर चलाना चाहते हैं तो व्यापारिक शुल्क चुकाएं और किलेबंदी रोकें और राजनीतिक हस्तक्षेप करने से बचें। लेकिन इस आदेश को फ्रांसीसी कंपनी तो मान लेती है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी इस आदेश को मानने से मना कर देती है। अब इसी के बाद में जो इनके बीच का संघर्ष है वो बढ़ता जाता है और अंत में प्लासी के युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में क्या संघर्ष होता है। तो आइए दोस्तों हम सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच के संघर्ष को समझने का प्रयास करते हैं। तो 1756 में जब सिराजुद्दौला का आदेश मानने से ईस्ट इंडिया कंपनी मना कर देती है तो सिराजुद्दौला इसको अपने अपमान की तरह देखता है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का किला बन रहा होता है कलकत्ते में जिसका नाम होता है फोर्ट विलियम, उस पर अपनी सेना के साथ आक्रमण कर देता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी व्यापारी और जो कर्मचारी होते हैं, जो अफसर होते हैं, उन सबको बंदी बना लेता है। और इसी रात 20 जून 1756 को एक घटना घटती है जो कि तत्कालिक कारण के रूप में देखी जाती है प्लासी के युद्ध।
तो वो घटना क्या होती है? वो घटना होती है काल कोठरी की घटना, यानी इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल, या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से भी जिसको जाना जाता है। तो होता क्या है कि सिराजुद्दौला जब इन सब लोगों को बंदी बनाता है, उनकी संख्या होती है 143, उन सबको एक 14x18 के कमरे में बंद कर देता है। और जब सुबह कमरा खुलता है तो उसमें मात्र 23 लोग जीवित बचते हैं, जबकि 23 लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है। और उन 23 लोगों में एक व्यक्ति होता है जॉन हॉरवेल। ये व्यक्ति इस घटना की खबर पूरे ब्रिटिश शासन को देता है, और इस घटना के बाद जो सिराजुद्दौला के खिलाफ एक माहौल होता है वो नकारात्मक माहौल बनना शुरू हो जाता है, और जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष था वो भी काफी बढ़ जाता है। इस घटना पर इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है कि ये घटना एक सत्य घटना थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये एक काल्पनिक घटना थी जो कि सिराजुद्दौला का इमेज खराब करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बुनी गई। खैर, इस घटना पे इतिहासकारों को कोई भी मत हो, ये घटना एक महत्वपूर्ण घटना थी प्लासी के युद्ध में, और इसके बाद में अंग्रेजों के अंदर एक बदले की आग भड़क रही थी, और वो एक मौके की तलाश में थे कि उनको एक मौका मिले और वो सिराजुद्दौला को सत्ता से बेदखल करें। तो उनको खैर ये मौका बहुत जल्दी ही मिल गया, क्योंकि जो आंतरिक कलह चल रही थी और जो आंतरिक संघर्ष चल रहा था सत्ता के लिए सिराजुद्दौला के परिवार में, उसको अंग्रेजों ने भांप लिया था, और धीरे धीरे अंग्रेजों ने उन लोगों को अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने घसीटी बेगम, जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, उसको अपनी तरफ मिलाया। फिर जो मीर जाफर था, जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसको भी अपनी तरफ मिला लिया सत्ता का लालच देके। और फिर एक दीवान था राय दुर्लभ जिसका नाम था, उसको भी अपनी तरफ मिला लिया अंग्रेजों ने, और धीरे धीरे एक षड्यंत्र करना शुरू कर दिया सिराजुद्दौला के खिलाफ। अब धीरे धीरे युद्ध की स्थितियां बननी शुरू हो गई थी। तो 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की सेना आमने सामने आती है प्लासी के मैदान में। प्लासी जो शब्द है वो पलाश के फूलों के कारण पड़ा है। पलाश के जो फूल होते थे जिनसे गुलाल बनाया जाता था, तो उसके कारण प्लासी का नाम पड़ा है, जिसको अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया है। तो प्लासी के मैदान में 23 जून 1757 को दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं। सिराजुद्दौला की सेना बड़ी होती है, करीब 50,000 सैनिकों की, जबकि रॉबर्ट क्लाइव की सेना मात्र 3,000 सैनिकों की होती है। लेकिन उसके बावजूद सिराजुद्दौला हार जाता है, क्योंकि जो मीर जाफर होता है, जो करीब 1/3 सेना का नेतृत्व कर रहा होता है, वो युद्ध में हिस्सा लेने से मना कर देता है, और ऐसे ही कई टुकड़ियां युद्ध में हिस्सा नहीं लेती। और जो सिराजुद्दौला होता है, ये फ्रांसीसी सेना के सहयोग से रॉबर्ट क्लाइव की सेना का सामना करता है। और इसमें जो दो सबसे जो वफादार सेनापति होते हैं उनका नाम है मीर मदान, जो सिराजुद्दौला का बखूबी साथ देते हैं, और मोहनलाल। इनके सहयोग से थोड़े समय प्लासी का युद्ध चलता है। उसके बाद में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, और सिराजुद्दौला को मीर जाफर के बेटे द्वारा मार दिया जाता है, और इस तरीके से प्लासी का युद्ध समाप्त होता है। और प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को जो बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, कठपुतली नवाब बना दिया जाता है बेसिकली, क्योंकि जो उसके बाद जो भी अंग्रेज कहते हैं वही सब मीर जाफर को करना पड़ता है। और मीर जाफर उनको 24 परगना की जो दीवानी होती है वो भी अंग्रेजों को दे देता है, और उसके बाद से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शिकंजा होता है वो पूरी तरीके से बंगाल के शासन पे कस जाता है, और उसका जो व्यापार होता है वो फलने फूलने लगता है, और एक उभरती हुई ताकत के रूप में पूरे देश में उसको देखा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।